बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर हिमाचल प्रदेश। तो पिछले वीडियो में हमने साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार पढ़ा। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपने अपने ही शब्दों में उत्तर देने हैं। पाठ को अच्छे से पढ़ना है, पूरे पाठ को। तो चलिए अभी हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्न अभ्यास के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका पर जादू कर रहा था। लेखिका अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। उनके बाहर भीतर सब कुछ जैसे शून्य हो गया था। उस खूबसूरती का एहसास उनके इंद्रियों से परे था। उन्होंने कहा है कि वो कैसा एहसास था, अतीन्द्रिय था, इच्छाओं से परे था। इतनी पहाड़ों की मनमोहक सुंदरता को देखकर जो लेखिका मधुकांकरिया है वो भाव शून्य हो जाती हैं और अपने आप को राजकुमारी समझ बैठती हैं। अभी प्रश्न नंबर 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंतोक के सभी लोग बहुत मेहनती होते हैं। वे मेहनत की जिंदगी जीते हैं और प्रकृति की गोद में जीवन के हर पहलू का आनंद उठाते हैं। प्रकृति के प्रचुर वरदान के कारण उनकी जिंदगी राजाओं जैसी है। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। और वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। वहाँ के बच्चे भी स्कूल का काम करने के पश्चात घर का काम करते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के रंगों की पताकाएं फहराते हैं। जब शोक का समय होता है तो सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी होती है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस तरह से करते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तब रंगीन पताकाएं, और जब किसी की मृत्यु इत्यादि हो जाती हैं तो सफ़ेद पताकाएं फहराते हैं वो। जितेन नॉर्गे ने लेखिका की सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखें। जितेन नॉर्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जितेन ने बताया कि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ रास्ते दुर्गम थे। वहाँ के बच्चों की जिंदगी आरामदेह कतई नहीं थी। स्कूल से आने के बाद बच्चे लकड़ियाँ लाने और मवेशी चराने में अपने परिवार की मदद करते थे। उसने उन्हें बौद्ध धर्म में फहराई जाने वाली पताकाओं के बारे में बताया और धर्म चक्र के बारे में भी बताया। उसने उस जगह के बारे में बताया जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसने यह भी बताया कि कटाओं में जाकर ताजा बर्फ देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर जितेन ने सिक्किम के बारे में कई रोचक जानकारियां दी। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। हिंदू धर्म में चक्र की बहुत महत्ता है। ऐसा ही कुछ लेखिका को सिक्किम में बौद्ध धर्म के बारे में भी देखने को मिला। इसलिए लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी। उन्हें लगता है कि पूरे भारत में विश्वास, अंधविश्वास, मान्यताएं सब एक जैसी ही हैं। जितेन नॉर्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखे कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। जितेन नॉर्गे ने एक कुशल गाइड की भूमिका बखूबी निभाई है। वह कुशल गाइड को भ्रमण स्थल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को उसे वहाँ के भूगोल, इतिहास और संस्कृति के बारे में ऐसी बातें मालूम होनी चाहिए जिनसे पर्यटक का ज्ञान बढ़े। इसके अलावा पर्यटक को उस गाइड के साथ बात करने में सुकून महसूस हो। उस गाइड को एक दोस्त और हितैषी की तरह
पेश आना चाहिए। तो आपने जाना कि गाइड को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसे उस एरिया की पूरी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि पर्यटकों को बता सके। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखे। हिमालय अपने विशाल और विराट रूप में नजर आ रहा था। रास्ते संकरे और जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। नीचे घाटियों में मकान इस तरह लग रहे थे जैसे छोटे छोटे घरौंदे हों। बादल भी अब नीचे नजर आ रहे थे जैसे पाताल की ओर जा रहे थे, है ना। लेखिका की जो गाड़ी है वो बहुत ऊपर ऊंचाई पर चली गई थी, इसलिए उन्हें घर भी छोटे छोटे घरौंदे नजर आ रहे थे और बादल भी पहाड़ी के नीचे अब नजर आ रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका जैसे कहीं खो गई थी। अन्य लोगों के विपरीत वे खामोशी से उस सौंदर्य का रसपान करना चाहती थी। वह गगनचुंबी पहाड़ों, दूधिया झरनों और हरियाली के सौंदर्य का एक एक कतरा अपने मन में समा लेना चाहती थी। बहुत ही सुंदर उनको हिमालय पर्वत का जो वर्णन किया है उन्होंने, बहुत सुंदर लग रहा था उनको। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? लेखिका जब प्रकृति की अलौकिक छटा का आनंद ले रही थी तभी एक दृश्य ने उन्हें झकझोर दिया। उसने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपनी पीठ पर बच्चे लादे पत्थर तोड़ रही थी। उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन्य और जिंदा रहने की लड़ाई को देखकर लेखिका का मन पसीज गया। बच्चे को पीठ पर लादे अपने काम में व्यस्त वे महिलाएं दिखा रही थीं कि कैसे मातृत्व और श्रम को साथ साथ निभाया जाता है। और दूसरा, जब उन्होंने फौजी को उस ठंड में अपनी ड्यूटी देते देखा तो वहां भी उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि कितनी ठंड में ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में असंख्य लोगों का योगदान होता है। गाइड और ट्रैवल एजेंसियां तो सबसे आगे दिखती हैं, लेकिन इनके पीछे नेपथ्य में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। हजारों गुमनाम लोग इस काम में अपना जीवन बिता देते हैं ताकि किसी पर्यटन स्थल तक एक अच्छी सड़क बन जाए जिसके बिना कुछ स्थानों तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। इसके अलावा स्थानीय दुकानदार, होटल चलाने वाले आदि का भी अहम योगदान होता है। और पर्यटन विभाग का तो होता ही है, आपने देखा उनका तो इस अलौकिक छटा को निखारने में। कितना कम लेकर ये समाज में कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आम जनता की किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में हर नागरिक की भूमिका होती है। उदाहरण के लिए एक बहुमंजिला इमारत को लीजिए। इस तरह की इमारत की कल्पना के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर की जरूरत होती है, लेकिन उसे मूर्त रूप देने के लिए हजारों मजदूर और सैकड़ों राजमिस्त्री को काम करना होता है। मकान बन जाने के बाद उसे रहने लायक बनाने के लिए बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन और अन्य कई कारीगर काम आते हैं। ठीक इसी तरह से देश की प्रगति में हर मजदूर, हर क्लर्क, एक छोटा बड़ा व्यवसायी, हर शिक्षक आदि का योगदान होता है, लेकिन नाम अधिकारियों का ही आता है। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? आज की पीढ़ी प्रकृति का दोहन कर रही है। प्रतिदिन सड़क पर लाखों की संख्या में नई गाड़ियां आ जाती हैं, जिसका मतलब होता है पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई खपत। इससे वायु प्रदूषण होता है। जल की कीमत को बहुत कम लोग पहचानते हैं और ज्यादातर लोग जल की बर्बादी करने में माहिर होते हैं। आज नए शहर बसाने और नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
इसे रोकने के लिए हम सबको अपना योगदान देना होगा। हमें सार्वजनिक यातायात के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। जल को बचाने के लिए मुहिम छेड़नी होगी। प्लास्टिक के उपयोग में कमी लानी होगी। बिजली बचाने के लिए नए नए उपाय खोजने होंगे, क्योंकि इससे भी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो फैलता है। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। प्रदूषण के कुछ दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। अल्पवृष्टि, पूरा होना चाहिए था बच्चों यहाँ पे। अल्पवृष्टि से सूखा पड़ रहा है। अतिवृष्टि से बाढ़ आ रही है। पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मौसम में अजीबोगरीब परिवर्तन हो रहे हैं। प्राकृतिक विनाश अधिक भयानक हो रहे हैं। अल्पवृष्टि मतलब कम वर्षा होना, अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा होना। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना इस बात की ओर संकेत करता है कि न तो वहां अधिक जनसंख्या है, न ही वहां पर्यटक आते हैं। यदि अधिक पर्यटक आने लगेंगे तो फिर कई दुकानें खुलेंगी। पर्यटक के जाने के बाद वहां पर गंदगी फैलेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। अभी वहां का पर्यावरण अनछुआ है, इसलिए यह स्थिति कटाव के लिए वरदान है। ठीक है, किसी दुकान का ना होना कटाव के लिए वरदान ही है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय के लिए एक अनूठी व्यवस्था की है। वर्षा ऋतु में बारिश का पानी पहाड़ों के ऊपर जम जाता है और इस तरह जल का संचय हो जाता है। फिर जब गर्मी में लोग पानी के लिए त्राही त्राही करने लगते हैं तो यही बर्फ पिघल कर लोगों को आवश्यक पानी मुहैया कराता है। जब वो पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है पहले, फिर गर्मियों में वही बर्फ पिघल कर हमें पानी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार जल संचय की व्यवस्था प्रकृति ने हमारे लिए की है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। मौसम की मार इसमें अहम होती है। यदि वे हिमालय के आसपास तैनात होते हैं तो उन्हें भीषण सर्दी का सामना करना पड़ता है। यदि वे राजस्थान के इलाके में होते हैं तो उन्हें भीषण गर्मी झेलनी पड़ती है। उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है कि हम सही समय पर अपने टैक्स जमा करें ताकि उन फौजियों के लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा सके और उनके परिवार के लिए मनोरंजन के साधन मुहैया करवाएं। हमारा ये कर्तव्य बनता है। तो बच्चों, आपने अपने ही शब्दों में उत्तर देने हैं। सबसे पहले अपनी किताब खोलकर पूरा पाठ ढंग से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।